Okay, as we know that it is only 55 days left for our boards. So now let's start with the live processes and this is topic number 2. Live processes में जिसमें हमने बोला था respiration. Okay, earlier we have covered about nutrition. Now we are going to start with the respiration. So let's see what is in the respiration. सबसे पहले respiration होता क्या है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने जितना भी फूड मटेरियल लिया है न्यूट्रिशन के अंदर, जो भी हमने ईट किया है, वट एवर वी हैव ईटन, सपोज आपने लंच में एक चपाती खाई है, ओके, सो उस चपाती से आपको जितनी एनर्जी मिलेगी ताकि आप बाकी जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कर सकें. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. दूसरा क्या होता है, कहाँ पर होता है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी बनती है उसको हम बोलते हैं एटीपी. ओके, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि स्टोर्ड हो जाती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन. सबसे पहला हो गया ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. दूसरा क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. थर्ड इज इसमें एटीपी बनती है जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में. तो सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट कहाँ बनता है, पायरुवेट हमारा बनता है साइटोप्लाज्म में. वेयर इज पायरुवेट फॉर्म, पायरुवेट इज फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होता है, सी वी हैव ग्लूकोज जो कि 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है. ग्लूकोज जो हमने एनर्जी ली है जो कि 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे किस में, पायरुविक एसिड में. और ये पायरुविक एसिड क्या होता है, पायरुविक एसिड एक 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है. ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट. दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है जो पायरुविक एसिड है वो अब कहाँ जा रहा है. ठीक है, तो अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, फर्दर ब्रेक डाउन जो हो रहा है वो कहाँ पर होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है. ठीक है, फर्दर जो फेट होगा पायरुविक एसिड का वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो पायरुविक एसिड होगा उसका ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन के अंदर 2 प्रोसेसेस होते हैं. पहला होता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में जितनी भी आपने गैसेस लिए, जैसे सपोज यू हैव टेकन इन O2 और आप क्या निकाल लो, यू गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या होगा, जितना भी फूड होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे और उससे हम एनर्जी लेंगे. कहाँ पर, सेल्स में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन. सो नाउ लेट्स सी, रेस्पिरेशन बेसिकली 2 तरीके का होता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वी हैव 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. नंबर 1 इज एरोबिक. एरोबिक क्या होता है, जो कि अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. दूसरा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो क्या होता है, जो अकर होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दीज आर द बेसिक डेफिनेशन. एरोबिक वो होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनारोबिक वो होगा जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा. तो देखिए अब क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 मॉलिक्यूल का कंपाउंड था. साइटोप्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हो रहा है ब्रेकडाउन. साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना लिया जो कि क्या है, 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड है और एनर्जी बन गई है. अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म आई हैव टोल्ड यू, तो देखिए ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, अगर ईस्ट है तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन से आपका इथेनॉल बन जाएगा जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा एंड एनर्जी बन जाएगा. ठीक है, नाउ सपोज दूसरा क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है जिसके थ्रू हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बन जाएगा, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. फाइन. और अगर वो चीज़ हमारी मसल्स में हो रही है, सपोज लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, पायरुवेट बना लेगा लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा और एनर्जी यहाँ पर बन जाएगी. सो दिस इज हाउ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस. और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से डिफरेंट हो गया है. ठीक है, सपोज अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन गया. अगर आपका नॉर्मल हो रहा है रेस्पिरेशन तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और अगर कोई ईस्ट है तो क्या बन जाएगा, फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. और ईस्ट वगैरह वी आर यूजिंग व्हेन वी आर preparing the dough for the pizza and the other things. Okay,
नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। एनारोबिक क्या होता है? एयर रिक्वायर्ड नहीं होती है। ओके, ये कैसा होता है? पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सेकंड किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसके अंदर पूरा ही प्रोसेस, एनारोबिक में पूरा ही प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। इसके अंदर क्या होगा? ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में एंड वाटर में, और इसके अंदर ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और ऑर्गेनिक एसिड बना सकता है, अल्कोहल बना सकता है और CO2 बनाएगा। अब क्या हो रहा है? इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, अराउंड 38 ATP, और इसके अंदर कंपैरेटिवली लेस एनर्जी बनती है, अराउंड 2 ATP। ओके, ये किसके अंदर होता है? मेन एंड हायर प्लांट्स के अंदर, और ये किसके अंदर हो रहा है? ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। पायरुविक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने पढ़ लिया है। और ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? ईस्ट के अंदर हो रहा है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। जो हम वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, डो बना रहे हैं, और हम क्या बना रहे हैं? डोसा बना रहे हैं। इन ऑल दीज केसेस वी आर यूजिंग ईस्ट। ओके, एंड इन ऑल दीज केसेस फर्मेंटेशन हो रहा है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर 3 कार्बन का पायरुवेट मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो क्या बनाएगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। ये प्रोसेस क्या हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एंड इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा रिलीज हो रही है एज कम्पेयर टू द एनारोबिक प्रोसेस। ओके, अराउंड 38 ATP। सम टाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स के अंदर, तो एक अदर पाथवे हो जाएगा जिसके अंदर पायरुवेट हमने लिया है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। और ये जो लैक्टिक एसिड होगा, ये मसल्स में एकदम से बिल्डअप होके एकदम से क्रैम्प्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। मतलब मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है जब हम एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि अकोमुलेट हो जाता है मसल्स में। अब आगे देखते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हम यूज़ करके क्या करते हैं? इमीडिएटली ATP बना लेंगे, जो कि एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक करेंसी की तरह काम करता है सेल्स में। तो अब देखते हैं ATP क्या है। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। जितने भी सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें एनर्जी की करेंसी ATP है। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक द ATP मॉलिक्यूल, किससे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से। फॉस्फेट कंबाइन होगा और क्या बन जाएगा? ADP एंड फॉस्फेट का बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ATP। दैट मीन्स डाइफॉस्फेट था, 2 मॉलिक्यूल थे फॉस्फेट के, यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल हो गया, तो क्या बन गया? 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट बन जाएंगे। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल। और एनर्जी जो होती है ATP, वो क्या करती है? वो यूज करते हैं हम ताकि और भी रिएक्शंस कर सकें। ठीक है, अब व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन द ATP इज ब्रोकन डाउन यूजिंग द वाटर, ये जो फॉस्फेट का लिंकेज होता है इसको हम किसके थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं? इसको हम वाटर के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो सी दिस, वी आर ऑब्टेनिंग अराउंड 30.5 किलो जूल मोल। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो रिलीज हो रही है। Now, think of how the battery can provide energy for the many different kind of uses. We know that we have the battery in our houses, like inverter की battery, वो क्या कर रही है? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, हमें लाइट एनर्जी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, सारी चीज़ों के लिए हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जो ATP होगा वो सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स की रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए, और भी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ सी द फर्दर लाइन इन द NCERT। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के अंदर, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर कि सफिशिएंट ऑक्सीजन को वो ले, इनटेक करे। ठीक है, सो वी हैव सीन द प्लांट जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द पोर्स, जो ये गार्ड सेल के बीच में हमारे बन जाते हैं। दीज आर द गार्ड सेल, देन वी हैव द पोर्स लाइक दिस, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा सबसे पहला काम करते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दूसरा काम होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होते हैं। ओके, सो दे हैव द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? ऑल द सेल इन कॉन्टैक्ट विद द एयर आ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर। ओके, दैट मीन्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन पे गैसेस जाएंगी। ओके, दे कैन गो इनटू द सेल और अवे फ्रॉम देम एंड आउट
into the air. ओके, द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन, डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है और प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, सो दिस इज हाउ द गैसेज आर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोमेटा बाय द प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. एट नाइट कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो CO2 का एलिमिनेशन मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है नाइट के टाइम पे. दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज दैट डू नॉट स्लीप अंडर द प्लांट इन द नाइट. ओके, बिकॉज क्या होता है CO2 का एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो रहा होता है नाइट के टाइम पे. नाउ ड्यूरिंग द डे CO2 जो जनरेट हो रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इसको हम क्या करें, इसको हम यूज अप कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. बिकॉज वी नो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें हम CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, और हम क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज बना रहे हैं. ठीक है, सो अगर कोई भी CO2 नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. हमें मालूम है ऑक्सीजन का रिलीज सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है. ठीक है, तो क्या हो गया, CO2 नहीं है दिन के टाइम पे एंड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट जो कि हो रहा है प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द डे टाइम. तो अगर आप दिन में हैं प्लांट्स के नीचे, so it is good for your health. Now, animal have evolved different organs for the uptake of the oxygen from the environment and getting rid of the carbon dioxide produced. That means जितने भी animals हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अपटेक के लिए ऑर्गन्स आ रहे हैं. ठीक है, लाइक ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इवोल्यूशन के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं. जैसे कि अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो वो क्या करेंगे, दे कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. बट एनिमल जो वाटर के अंदर रह रहे हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन डिजोल्व जो होगा वाटर के अंदर वो लेंगे. ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन लो होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर. हमें मालूम है जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है किससे, जितना एयर है, जितना ऑक्सीजन है एयर में. सो द रेट, जो रेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बहुत फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. वाई, बिकॉज अमाउंट ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन लो होता है. ओके, फेयरली लो टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर. दैट्स वाई जो ब्रीदिंग का रेट होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, why? Because we know that the amount of the oxygen is less, is fairly low, okay, as compared to the oxygen in the air. Now, fishes take in water through their mouth, we know, and force it pass through the gills, okay, where the dissolved oxygen is taking up to the blood, up by the bloods. Okay, so we know fishes के अंदर क्या होता है, only they have the two chamber heart, और उसके अंदर क्या होता है, dissolved oxygen simply जाएगा पूरे उसमें बॉडी में सर्कुलेट होता है. ओके, नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल. ओके, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वी हैव द डिफरेंट ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के पास जाके ऑक्सीजन को हम लेके अपने प्रोसेसेस कर रहे हैं. नाउ ऑल द ऑर्गन्स हैव द स्ट्रक्चर, और जो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें. ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं ताकि हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें. नाउ सिंस द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, तो सरफेस कैसा होना चाहिए, फाइन होना चाहिए और डेलिकेट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए सरफेस, फाइन, बहुत ही ज़्यादा पतला और डेलिकेट होना चाहिए ताकि आराम से जो एक्सचेंज है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ईजिली हो सके. ओके, सो नाउ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, यूजुअली हम इस सरफेस को कहाँ रखेंगे, विद इन द बॉडी रखेंगे, ताकि सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल take the air. That means there should be a passage by which air is taken into the body, and in addition एक mechanism होगा ताकि एरिया जो हो जाए ऑक्सीजन लेने का, एब्जॉर्प्शन का, वो बढ़ जाए. ओके, सो अगर हम बात करेंगे इन ह्यूमन के अंदर इनहेलेशन ऑफ द एयर किसके पाथवे के थ्रू होगा, सबसे पहले नॉस्ट्रल में गया, नॉस्ट्रल के थ्रू कहाँ जाएगा, फिर नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज में जाएगा, ये पूरा जो नेजल पैसेज है, फिर जाएगा फेरिंग्स में. फेरिंग्स मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर द गलेट एंड ग्लॉटिस. ओके, इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर द गलेट एंड ग्लॉटिस, वी नो इट. नाउ उसके बाद जाएगा लैरिंग्स में, फिर जाएंगे हम ट्रैकियाज में, ट्रैकियाज के बाद फिर क्या हो जाएगा, ट्रैकियाज के बाद फिर हमारा ब्रोंकस बन जाएगा, फिर ब्रोंकस किस में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, एंड अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स जो हो जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा ऐसे जाके एल्विलाई में. ओके,
क्या बोलेंगे इसको? एल्विलाई। तो लेट्स सी, लेट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। इन ह्यूमन, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल, वी नो इट। एयर का क्या होगा? पासिंग द नॉस्ट्रल, it is filtered by the fine hair. We know in the nostril we have the fine hair, and these hair are responsible for the filtration of the air. Okay, now the passage is always lined with the mucus. इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस भी होता है, ताकि जितना भी बैक्टीरिया है, जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ट्रैप हो जाए, वो बॉडी के अंदर ना जाए। ओके, सो फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, थ्रोट से होती हुई कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली लंग्स में जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ट्यूब होता है जो कि क्या होता है? कंटिन्यूएशन में होता है। ओके, नाउ वी हैव लैरिंग्स। लैरिंग्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। नाउ व्हाट वी हैव ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया में क्या होता है? ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। वी नो रिंग होती है, और ये क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो। यहाँ पर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो क्या करेंगे? वो ये देखेंगे कि जितना भी एयर जा रहा है वो कोलैप्स ना हो, ये जो पैसेज है ये कोलैप्स ना हो। नाउ अल्टीमेटली वी हैव द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या हो जाएगा? ट्रैकिया जब डिवाइड होगा ईच लंग में जाने के लिए, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ठीक है, जो जो पैसेज है व्हेन इट इज डिवाइडिंग इनटू ईच लंग, देन वी कॉल इट ब्रोंकाई। एंड देन व्हाट वी हैव द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे? जब ये अल्टीमेटली और फर्दर डिवाइड हो रहा है, ब्रांचेस में हो रहा है, एंड देन अल्टीमेटली ये ब्रांचेस जाके एल्विलाई में जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, और दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं बैलून। ओके, दीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे एल्विलाई। और इसके अंदर क्या होता है? एल्विलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। Fine. What they have blood vessels. Now, as we have seen in the earlier year that when we breathe in, हमारा क्या हो जाएगा? रिप्स फ्लैटेंड हो जाएंगी। ओके, वी लिफ्ट अप रिप्स, रिप्स लिफ्ट होंगी, एंड डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएगा। और चेस्ट कैविटी कैसी हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिप्स लिफ्ट हो रही हैं, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है। पहला पॉइंट, रिप्स लिफ्ट हो गई हैं। दूसरा पॉइंट इज डायफ्राम बिकम फ्लैट, एंड कैविटी लार्ज हो जाएगी। जब कैविटी लार्ज हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा? एयर जो हो जाएगी सक्ड इनटू द लंग्स। ओके, एंड ये क्या कर देगी? ये फिल्स द एक्सपेंडेड एल्विलाई, क्योंकि क्या कर देगी? एकदम से बाहर से एयर रश इन होके अंदर जाएगी। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ blood brings carbon dioxide from the rest of the body and release into the alveoli। अब क्या होगा? ये सारी एयर चली गई और ब्लड ने क्या करा? ब्लड लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिच, जितना भी हमारा ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, और वो कहाँ आएगा? वो आएगा एल्विलाई के सरफेस के पास। और ऑक्सीजन जो हो जाएगा एल्विलाई के अंदर, ये अंदर चली जाएगी इस ब्लड के। ओके, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ब्लड के सेल्स के थ्रू। ओके, एंड देन इट इज अल्टीमेटली टेकन to all the cells in the body. Now, during the breathing cycle, जब हम एयर को लेंगे, taken in and let out, lungs always contain a residual volume of the air। क्यों residual volume होता है? residual volume of the air so that कभी भी sufficient oxygen हो। ठीक है, so that there is sufficient time फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। क्योंकि देखिए, ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसमें टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, तो जितना भी लंग्स होंगे सबके अंदर एक थोड़ी सी वॉल्यूम एयर की रहेगी, ताकि आराम से एक्सचेंज हो जाए ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, नाउ व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, जब बॉडी साइज ज़्यादा हो जाएगी तो डिफ्यूजन प्रेशर अलोन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, और ये क्या करते हैं? ये कैरी टू द टिश्यू। ओके, वेयर द डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। दैट मीन्स जितने भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ये बाइकॉन्केव है, एंड व्हाट इट इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू बाइंड द ऑक्सीजन टू इट्स सरफेस, एंड अल्टीमेटली इट इज ट्रेवलिंग इन द ब्लड। ये ब्लड में ट्रैवल करता हुआ जाएगा, और रिस्पेक्टिव जगहों पे जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहाँ पर जाके ऑक्सीजन को छोड़ आएगा, और अल्टीमेटली वहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स के पास आ जाएगा।
ओके, सो दिस इज हाउ दिस रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये ट्रैवल करा रहा है पूरे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे ब्लड में। ठीक है, अब हमें ये मालूम है हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तभी ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स में, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हेंस ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिजोल्व इन द ब्लड। एक चीज़ और है कि कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल हीमोग्लोबिन से नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ब्लड में भी डिजोल्व होके जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि कौन कौन सी परसेंटेज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिजोल्व होके कहाँ जा रहा है। ठीक है, अभी एट दिस टाइम मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज बोर्ड्स हैं अभी। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बस ये समझना है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट में, जिसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मैक्सिमम डिजोल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, तभी ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू इन आवर बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम कैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, चेस्ट एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम कैसा हो गया, रिलैक्स हो गया है एक्सेलेशन के टाइम पे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो। देखो अब इनहेलेशन में देखते हैं, डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और डायफ्राम कैसा होगा, नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, रिप्स अपवर्ड जाएंगे, लिफ्ट हो जाएंगे रिप्स, ओके, एंड बाहर की तरफ जाएंगे, आउटवर्ड जाएंगे। वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी इसका मतलब प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि हमें मालूम है प्रेशर इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है वॉल्यूम के। तो जब वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर विल डिक्रीज, तो क्या होगा, जितना भी एयर होगा वो रशन हो जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, तो एयर एंटर थ्रू द नोज। नाउ एक्सलेशन के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, मसल्स जो डायफ्राम की हैं वो रिलैक्स हो गई हैं। ठीक है, और डायफ्राम कैसा हो गया है, वो अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। रिप्स कैसी जाएंगी, डाउनवर्ड जा रही हैं। देखिए ये देख लीजिए, रिप्स कैसी हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर क्या हो रही थी, यहाँ पर एक्सपेंड कर रही थी। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी की डिक्रीज हो गई है। तो हमें मालूम है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एयर क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो ये मेजर पॉइंट्स है जो आप अगर एक बार रिवाइज करके देख लोगे तो आप आराम से जाके लिख के आ सकते हो। देखो सबसे पहला पॉइंट, इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, रिप्स कैसे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं एंड आउटवर्ड जा रहे हैं। वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एयर क्या हो जाएगी, रश इन कर जाएगी नोज के थ्रू। एक्सलेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम रिलीज हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सॉरी। डायफ्राम कैसा होगा, अपवर्ड जाएगा, रिप्स कैसी जाएंगी, डाउनवर्ड जाएंगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो एयर क्या हो जाएगी, गोज आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोज। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म टेक प्लेस। अब हम जो एनसीईआरटी में दे रखा है, डू यू नो इफ द एल्वियुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर हम एल्विलाई के सरफेस को स्प्रेड आउट करेंगे तो ये अराउंड 80 मीटर स्क्वायर का पूरा एरिया कवर कर लेगा। नाउ हाउ मच डू यू थिंक दैट द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज, तो आप ये सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। कंसीडर हाउ एक्सेलेंट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम बिकॉज द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है, हमने ये चीज़ देखी कि अगर हम एल्विलाई को निकालेंगे तो 80 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा पूरा स्प्रेड। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा एक्सचेंज होगा। सो इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, तो इट इज़ एस्टिमेटेड, अगर हम केवल और केवल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हो के केवल और केवल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज करेंगे तो इसमें पता है कितना साल लग जाएगा, इट विल टेक अराउंड 3 years फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आर टोस फ्रॉम द लंग्स। मतलब लंग्स से टोस तक आने के लिए अराउंड 3 साल लग जाएंगे। ओके, तभी हम क्या कह रहे हैं, तभी व्हाट वी हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बहुत और बहुत असेंशियल है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी ऑल्सो, देन वी विल कम in the next class with the previous year question also. Now let's see the activity. Activity 6.4 of NCERT. Take some freshly prepared lime water in a test tube. तो हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसके अंदर हमने लाइम वाटर ले लिया। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, एयर को ब्लो करेंगे। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। हमें ये मालूम है कि जैसे ही हम एयर को ब्लो करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, बट हमें अब ये नोट करना है कि कितना टाइम लगेगा कि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यूज अ सीरिंज और अ पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर
टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए लेट्स सी, हम सिरिंज और पिचकारी के थ्रू एयर दे रहे हैं किसी और टेस्ट ट्यूब में और यहाँ पर हमने ब्लो करा है, फाइन। सो नाउ हमें क्या करना है, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक for this lime water to turn milky when we are blowing the air, and what does this tell about the amount of the carbon dioxide in the air that we breathe out? Okay, let's see, ये क्या बताता है कि कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो पहला हमने लिया है पिचकारी और दूसरा हम ब्लो कर रहे हैं। सो पहला क्या हो गया आंसर, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो जैसे ही हम ब्लो करेंगे तो इमीडिएटली लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, पहला पॉइंट। और जब हम सिरिंज और पिचकारी लेके यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, लाइम वाटर को मिल्की होने के लिए। इट विल टेक much time, fine, it will take much time as compare to the initial stage जिसमें immediately जो लाइम वाटर था मिल्की हो रहा था। नाउ व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीद आउट। ये बताता है दैट द एयर वी ब्रीद आउट, इसके अंदर मोर कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर। सो दिस इज शोइंग दैट द एयर जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं इट इज हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर। Now let's take the activity, next activity, activity 6.5, जिसके अंदर हमने क्या करा है, सम फ्रेश फ्रूट जूस लिया है और शुगर सोल्यूशन लिया है और उसके अंदर हम क्या करें, ईस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव टेकन द फ्रेश फ्रूट जूस एंड वी हैव टेकन द शुगर सोल्यूशन एंड इन दैट हम ईस्ट डाल रहे हैं। नाउ टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर हमने क्या करा है, वन होल्ड कॉर्क लगा दिया है। फिट द कॉर्क एंड बेंड द ग्लास ट्यूब। अब क्या करोगे, फिट करोगे कॉर्क को, बेंड कर दोगे ग्लास ट्यूब को, ठीक है। नाउ डिप द फ्रेश एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब होगा उसको आपने क्या करा है, ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है, और उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने कॉर्क लगा दिया, कॉर्क करके जो इसका एंड है टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने फ्रेशली कंटेनिंग लाइम वाटर ले रखा है उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को डालेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द चेंज टू अकर, ठीक है, एंड व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो देखते हैं, सबसे पहला व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व, अगर हम लाइम वाटर को पास करेंगे तो सबसे पहला हो गया एयर टेकन आउट फ्रॉम द ट्यूब टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर कैसी हो जाएगी, मिल्की हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन, ये हमें ये बता रहा है कि लाइम वाटर ये बता रहा है हमें कि जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 एंड अल्कोहल होते हैं। These are the answers, okay, CO2 and alcohol, okay, the product of fermentation is CO2 and alcohol. Now let's see the next and the last activity. हमें क्या करना है, फिश को देखना है, ऑब्जर्व द फिश इन एन एक्वेरियम एंड दे ओपन एंड क्लोजेस द माउथ एंड द गिल स्लिट, ठीक है, जो कि कवरिंग होती है ऊपर कोलम की, विच कवर द गिल स्लिट बिहाइंड देयर आई एंड ऑल्सो ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ओके, बिहाइंड देयर आई ऑल्सो ओपन एंड क्लोज आर द टाइमिंग्स ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड द गिल स्लिट कोऑर्डिनेटेड होती हैं इन सम मैनर, एंड काउंट द नंबर ऑफ द टाइम फिश ओपन एंड क्लोज इट्स माउथ इन अ मिनट। तो हमें ये सारी पॉइंट्स बताने हैं एंड कंपेयर दिस विद द नंबर ऑफ द टाइम यू ब्रीद इन एंड आउट इन अ मिनट। तो लेट्स सी, टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट कोऑर्डिनेटेड होती हैं, येस दे आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रीदिंग फिश ओपन द माउथ एंड गिल स्लिट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि जब ब्रीथ कर रही है फिश तो वो क्या करेगी, माउथ और गिल स्लिट स्लिट दोनों को कोऑर्डिनेटेड मैनर में ओपन करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काउंट द नंबर ऑफ द टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। सो ये वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है टाइप एंड साइज ऑफ द फिश के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए माउथ ओपन करेगी फिश, ये वेरी करेगा टाइप एंड साइज ऑफ द फिश के अकॉर्डिंग। नाउ कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ द टाइम यू ब्रीद इन एंड आउट। ये क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द एयर इज लोअर्ड एज कम्पेयर टू द एयर, ठीक है, मतलब जो वाटर में होती है ऑक्सीजन डिजोल्व वो कम होती है एज कम्पेयर टू द एयर। सो जो ब्रीदिंग रेट होगा एक्वेटिक फिशेस का वो कैसा होगा, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल फिट एनिमल, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट उनका कम होगा एज कम्पेयर टू अस, ओके, दैट मीन्स हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फाइन। सो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक फिशेस का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट respiration today. Tomorrow I'm going to come up with the
previous year question of the respiration, and then on the next day the next topic of the life processes, similarly the next day the previous year question. This is how we are going to revise in these last 55 days. Okay, thank you so much. Bye bye and see you in the next class.